नमस्कार। सत्यराज लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्य की सुसंगतता तथा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, यानी साक्ष्य की ग्राह्यता। इससे संबंधित आज का टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्लाइड पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को समझने के लिए एक प्रश्न पहले देखते हैं। देखिए, प्रश्न है स्टेट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड हाउ इट डिफर्स और कोरिलेट विद एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी कि सुसंगतता किसी भी तथ्य का और ये कैसे संबंधित है किसी भी साक्ष्य की ग्राह्यता से। ठीक है, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एक्चुअली देखा जाए तो साक्ष्य विधि में, इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ मतलब निकाला जा सकता है जो कि सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में दिया हुआ है, जो कहता है इट ओनली स्टेट्स दैट अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to under section 5 to 55 of this act relating to the relevancy of facts। यानी वो सिर्फ रिलेशन बताता है, लेकिन वास्तव में रेलेवेंट क्या होता है ये डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है। अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 5। It states that the evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact and issues and other relevant facts and of no others। यानी कि कोई भी साक्ष्य आपको देना है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, तो वो सिर्फ एग्जिस्टेंस जो एग्जिस्ट कर रही है और यह एग्जिस्ट नहीं कर रही है सभी विवादित तथ्य यानी फैक्ट एंड इश्यूज एंड अदर रेलेवेंट फैक्ट्स, इससे छोड़कर के कोई और भी साक्ष्य आप नहीं दे सकते। जब भी साक्ष्य देंगे तो सेक्शन 5 रिस्ट्रिक्टेड कहता है कि इट शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट्स एंड इश्यूज एंड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट यानी किसी भी फैक्ट से संबंधित उसकी ग्राह्यता, उसके संबंधित साक्ष्य से ग्राह्यता जो है वो सेक्शन 136 में दिया हुआ है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि ये बताता है कि जज इज द सोल पर्सन टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी एविडेंस रिलेटेड टू एनी फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यूज। ठीक, सेक्शन 136 रीड करता है कि व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज में आस्क द पार्टी proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant, and the judge on being satisfied that such shall admit that evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise। यानी कि जज महोदय उस पक्षकार जो कि मुकदमे में पक्षकार है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केसेस हो, उसमें वो प्रपोज करता है कि मैं इस ये साक्ष्य देना चाहता हूँ जिससे कि मुद्दा साबित हो जाए। तो जज में आस्क दैट पार्टी कि आप बताओ कि किस तरह से किसी भी एलिस्ट फैक्ट को आप प्रूव करोगे और कैसे सुसंगत है। ठीक है, जब उसके जवाब से जज साहब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी वो फैक्ट से संबंधित साक्ष्य को परमिट करेंगे कि हाँ यू कैन गो एंड प्रूव दैट फैक्ट। ठीक है, बाय वे ऑफ एविडेंस चाहे ओरल डॉक्यूमेंट्री। ठीक, आगे, if the relevancy of one alleged fact depends upon alleged fact being first proved, the judge may need discretion, just, equitable and based on judicial decision, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given in first fact। ठीक, अगर जज साहब को लगता है कि दो चीज प्रूव करना है और एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो अभी जज अपने डिस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करते हुए वो परमिट कर सकता है कि ठीक है पहले फैक्ट को प्रूव करो और फिर उसका सेकेंडरी प्रूव करो। और अगर ये लगता है कि नहीं सेकंड फैक्ट को पहले प्रूव करना चाहिए फर्स्ट फैक्ट को बाद में, तो वो ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि जहाँ पर दो डिपेंडेंसी है, एक फैक्ट पे दूसरे डिपेंड ऑन सेकेंड फैक्ट, तो उसमें जज साहब डिसाइड करेंगे कि विच फैक्ट में बी अलाउड टू बी प्रूव्ड फर्स्ट एंड विच वुड अलाउड टू बी सेकेंड। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर ऐसे दो फैक्ट आ गए कि एक जगह एक आदमी का बयान है, दूसरा ये कि वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, यानी वो डाइंग डिक्लेरेशन है विच इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1,
ठीक है। तो अब ये कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है, स्टेटमेंट हम बाद में प्रूव कराएंगे, पहले आप ये प्रूव करिए, जो पार्टी प्रपोज कर रही है उससे कहेगी कोर्ट कि सबसे पहले प्रूव करिए कि वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है। जब वो प्रूव हो जाएगा तब हम उसके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, एडमिसिबल करेंगे फॉर प्रूविंग एनी फैक्ट। ठीक है। तो कोर्ट यानी इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड विच फैक्ट टू बी प्रूव्ड अर्लियर व्हेन इट इज प्रपोज्ड आइदर पार्टी ऑफ द केस। ठीक। फ्रेंड्स, एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से संबंधित दो इंपॉर्टेंट सेक्शन और है। सेक्शन 165 जो कि कहता है कोर्ट में आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी पार्टीज, विटनेसेस एंड स्पीडर हैविंग द नेचर ऑफ रेलेवेंट और रेलेवेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। यानी कि सुसंगत या असुसंगत फैक्ट को जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कोर्ट के पास पूरा पावर है कि किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस गवाह से और उसके पीडर से सवाल पूछ सकती है जिससे कि सच्चाई को निकाला जा सके। ठीक है। उसी तरह सेक्शन 167 कहता है कि कोर्ट हैज एब्सोल्यूट राइट ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी फैक्ट एंड मे एडमिट एनी इम्प्रॉपर फैक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग द ग्राउंड फॉर रीट्रायल। और कोर्ट के पास ये भी अधिकार है कि वो किसी भी फैक्ट की ग्राह्यता को एक्सेप्ट कर सकता है, एडमिट कर सकता है, भले ही वो इम्प्रॉपर फैक्ट क्यों ना हो, भले ही जो सामने मुकदमा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वो इम्प्रॉपर फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर सकती है विदाउट प्रोवाइडिंग द ग्राउंड फॉर रीट्रायल। रीट्रायल बिना किए हुए वो अलाउ कर सकती है। ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट आर नॉट देमसेल्व्स इश्यू, यानी कि सुसंगत फैक्ट अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है, बट अ फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग देम, यानी जो नतीजा निकलता है उससे हम उसका फाउंडेशन मानते हैं। Generally, there are no differences between relevancy of fact and admissibility because both the terms are used in the same sense while speaking, but legally they are different. कानूनी तौर से admissibility और relevancy अलग अलग है, लेकिन generally common sense में इसका कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक। It may be possible that facts which are relevant may not be admissible. जो fact सुसंगत है वो ग्राह्य नहीं होता है। and sometimes fact which are admissible are not relevant, because it depends upon the facts of the case. जैसे for example, communication between husband and wife or between advocate and client under section 122 or 126 may be very much relevant and may of great probability. ठीक है। probability संभावना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू, but as matter of policy, public policy, लोक हित में they are not admissible. ठीक है। यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में शादी के दौरान हुआ होता है, हम किसी भी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो बताए उस समय क्या कहा गया था। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल दे आर लिटिगेटिंग अगेंस्ट ईच अदर। दूसरा है, अगर इसी तरह से किसी क्लाइंट ने अपने वकील साहब को, प्लीडर, एडवोकेट, लॉयर को कह रखा है, कोई बात कही है, तो वो बात भी फोर्स करके कोर्ट जानने के कोई प्रयास नहीं करेगी। ठीक है। जब तक ये क्रिमिनल नेचर का ना हो और जब तक इनका टाई अप यानी प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेशन चल रहा है, तब तक जो है आप न तो किसी भी वकील साहब को बात किया जा सकता है कि क्लाइंट ने क्या कहा। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन भले ही कितना ही रेलेवेंट क्यों ना हो, सुसंगत क्यों ना हो, लेकिन इसको ग्राह्य नहीं माना जाएगा जब तक कि इसके एक्सेप्शंस जो दिए हुए हैं वो एग्जिस्ट ना करे। ठीक है। इसलिए लास्ट में है द एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी फैक्ट इन लॉ ऑफ एविडेंस इज डिटरमाइंड बाय द ट्रायल कोर्ट। एडमिसिबिलिटी जो है वो सिर्फ कोर्ट ही तय करती है, दूसरा कोई और नहीं। लेकिन रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स डिटरमाइंड बाय द एक्ट, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट इटसेल्फ डिसाइड करती है कौन कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगी, जो कि सेक्शन 5 से लेकर 55 के बीच में दिया हुआ है। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस निकाले हैं कि रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस यानी किसी भी साक्ष्य की सुसंगतता तथा उसकी ग्राह्यता यानी एडमिसिबिलिटी में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है, जो कि मैंने टेबल फॉर्म में आपके समक्ष रखा है। तो चलिए वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो पहला है रिलेवेंसी। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये एक तर्क पे निर्भर होता है
और संभावता पे निर्भर करता है, जबकि दूसरी तरफ एडमिसिबिलिटी इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ, यानी स्ट्रिक्ट कानून के अंतर्गत कोर्ट द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है इट हैज बीन लेट डाउन फ्रॉम सेक्शन 5 to 55। एंड रिलेवेंसी जो है, सुसंगतता जो है, सेक्शन 5 से लेकर 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, जबकि एडमिसिबिलिटी ग्राह्यता इट हैज बीन लेट डाउन फ्रॉम सेक्शन 56 टू ऑनवर्ड्स। उसके बाद जितने भी सेक्शन है वो सब ग्राह्यता पर डिपेंड करता है और ये सेक्शन 56 से स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट है इट कंसर्न, यानी रिलेवेंसी कंसर्न्स व्हाट इज रेलेवेंट, कौन कौन सी चीज सुसंगत होते हैं ये रिलेवेंसी बताते हैं। लेकिन एडमिसिबिलिटी क्या है, इट कंसर्न्स वेदर सर्टेन टाइप ऑफ रिलेवेंट एविडेंस आर एडमिसिबल और एक्सक्लूडेड, यानी कि ये बताता है कि कौन कौन से सुसंगत फैक्ट या साक्ष्य वो एडमिसिबल है या हम उसे एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सक्लूडेड मतलब जैसे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन सेक्शन 22 और सेक्शन 26 है, कम्युनिकेशन बिटवीन मैरिज, ठीक है, बिटवीन हस्बैंड वाइफ, और कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर्स एंड अ क्लाइंट, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, रिलेवेंट है लेकिन कांट बी एडमिसिबल। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस वो है द रिलेवेंसी इज द फैक्ट विच इज रेलिवेंट एंड नॉट नेसेसरली एडमिसिबल, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो फैक्ट रेलिवेंट है, सुसंगत है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्राह्य भी हो। ठीक, इसी तरह से द फैक्ट विच आर एडमिसिबल आर नॉट नेसेसरली रेलिवेंट, यानी वाइसा वर्सा, यानी कि जो फैक्ट एडमिसिबल है, ग्राह्य है बाय द कोर्ट, कोई कह नहीं सकते कि वो रेलिवेंट भी होगा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है रेलिवेंसी जो है इट इज जीनस दैट इज ऑर्डिनरी कैरेक्टर, ये एक लार्ज कॉन्टेक्ट को देखता है। एडमिसिबिलिटी इट स्पीसीज एंड स्पेशल कैरेक्टर, इसके स्पेशल विशेष कैरेक्टर है एंड ये एक लिमिटेड एक्सटेंट पे देखा जाता है, यानी कि कन्फाइंड टू द फैक्ट और फैक्टेड इश्यूज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 136। और छठा पॉइंट है कि रिलेवेंसी इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्ट इटसेल्फ, यानी कि रिलेवेंसी जो है सेक्शन 5 से 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया हुआ उसी से डिफाइन किया जाता है, किसी और एक्ट से ये गवर्न नहीं होता है। एडमिसिबिलिटी जो है इट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 136 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है सुसंगतता और ग्राह्यता किसी भी तथ्य से और विवादित तथ्य के बारे में। और आखिर में जो पहले सवाल पूछा गया था तो उसका आंसर ये है कि रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नाइदर इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता है, नॉट कोएक्सटेंसिव, ऐसा भी नहीं है कि ये एक दूसरे का पूरक है, और नॉन सिनोनिमस टू वन अनदर, और न ही एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, यानी कि रिलेवेंसी एंड एडमिसिबल आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, आपस में बदली नहीं कर सकते, न ही एक दूसरे का पूरक है और न ही एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट एंड दे आर गवर्न्ड बाय सेपरेट लॉ, क्योंकि रिलेवेंसी सेक्शन 555 तक है और एडमिसिबिलिटी सेक्शन 56 से ऑनवर्ड है। पहली बात ये है, और दूसरा रिलेवेंसी जो है वो लॉजिकल और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जबकि एडमिसिबिलिटी इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ एंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एज गिवन अंडर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।